तीसरा चैप्टर करते हैं। तीसरा है अमित चैप्टर जो है साजिद, ये पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी देखो, पॉवर्टी क्या है? आम भाषा में गरीबी क्या है? हमारे जैसे जो भारत है, भारत में क्या गरीबी है और फॉरेन कंट्रीज में क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या गरीबी है? भाई अमेरिका में जिसके पास कार नहीं होती उसे गरीब माना जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो गरीबी इस तरीके से है कि जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, गरीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है और गरीबी लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो अमेरिका जैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्नाइज कंट्रीज हैं, वहां पे किसी के पास कार नहीं होना गरीबी हो सकता है, लेकिन हमारा जो भारत है उसमें 2 वक्त की रोटी भी लोगों को नहीं होती। शहर लोग आते हैं, लैंडलेस लेबरर्स बोला जाता है। अक्सर आपने दिल्ली में देखा होगा, जो आपके शहर में देखा होगा, झुग्गी झोपड़ी में लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, कभी खाना मिलता है, दिहाड़ीदार लोग हैं, दिहाड़ी करते हैं, वेज अर्नर्स हैं, डे वेजर्स हैं, जाते हैं अपना, अगर किसी दिन काम मिल गया तो 200-400 रुपए जेब में डाल के आ जाते हैं, किसी दिन नहीं मिला तो नहीं हुआ, तो उस दिन 200-400 रुपए से जो खाना मिल जाता है वो खा लिया जाता है, और किसी दिन नहीं भी मिलता तो नहीं भी खाया जाता है। तो इस तरीके की गरीबी है भारत में। लेकिन गरीबी का कुछ क्राइटेरिया जो है वो गवर्नमेंट ने निश्चित कर रखा है, तो वही क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। अगर हम लोगों को थ्योरेटिकली देखना है कि गरीबी, वैसे तो आपको खुद भी समझ में है कि गरीबी क्या है भाई, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास कोई आमदनी का सोर्स नहीं है, वो गरीब आदमी है। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देखें कि हमें किस तरीके से गरीबी को देखना है, तो पॉवर्टी का क्या मतलब है? डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। पॉवर्टी लाइन जो हमारे भारत में पॉवर्टी है, वो पॉवर्टी लाइन एक है जिसमें बताया जाता है कि इस लाइन से नीचे जो लोग हैं वो गरीब हैं। किस लाइन से नीचे के लोग गरीब माने जाते हैं? उस लाइन से नीचे के लोग जिनको ये कैलोरी नहीं मिलती, जिनको खाने के लिए ये जो आपके पास कैलोरीज हैं, ठीक है, ये कैलोरीज प्रोवाइड नहीं होती, उनको नहीं मिलती हैं, वो लोग जो होते हैं वो गरीबी रेखा से यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे माने जाते हैं। रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में कौन लोग हैं? भाई रूरल एरियाज में ये कहा गया कि जिन लोगों को 2400 कैलोरीज नहीं मिलती हैं वो लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, और अर्बन एरियाज में जिनको 2100 कैलोरी 2100 कैलोरीज नहीं मिलती हैं वो लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। और जब ये वाली दोनों कैलोरीज जो हैं, इस कैलोरीज के लिए कितना पैसा तुमको खर्च करना होगा, इस कैलोरी को पाने के लिए तुम्हें कितना पैसा खर्च करना होगा, उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या निकलता है? देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइसेस। जितने कैलोरी 2400 कैलोरी लेने के लिए, आपकी बॉडी को 2400 कैलोरी लेने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, या 2100 कैलोरी या 1100 जो है कैलोरीज लेने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो ये जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये जो निकलता है वो 816 पर मंथ और 1000 पर मंथ निकलता है। ठीक है, 1000 पर मंथ कोई शहरों में कमाएगा या गांव में जो 816 के करीब जो है वो कमाएगा, तो इस तरीके की कैलोरीज जो है वो उसको प्रोवाइड हो सकती हैं। आगे है 5 मेंबर फैमिली अर्निंग लेस देन 4080 पर मंथ, जो है उसको ये कंसीडर किया जाता है कि 5 मेंबर्स की फैमिली अगर हर मंथ जो है 4080 रुपए नहीं कमा पाती है, नहीं उसको अर्न होते हैं, तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाएगा। और इसी तरीके से शहर जो हैं वहां पे 5000 से नीचे अगर वो नहीं कमा पाते हैं 5 मेंबर की फैमिली, तो क्या होगा, उसे भी पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाएगा। तो इस तरीके से पॉवर्टी लाइन के बारे में फिलहाल मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूं। अभी जब अब एडवांस में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें और डिस्कस करने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें और जानने को मिलेंगी, लेकिन हमें जो यहाँ पे करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी 9th क्लास में जो दिया गया है उसी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। राइट, आ गया? आगे चलें? हेलो साजिद? यस, ठीक है,
अब वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में आया है वहां पे कि वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो वल्नरेबल कौन है? वल्नरेबल है वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली एंड इमोशनली। जिस बंदे को फिजिकली और इमोशनली बहुत इजीली हर्ट किया जा सके उसे वल्नरेबल ग्रुप बोला जाता है। अब वल्नरेबल ग्रुप क्या हो सकते हैं? अगर तुम अपने दिमाग से भी सोचोगे तुम लोग को क्या हो सकते हैं भाई, हैंडीकैप लोग हो सकते हैं वल्नरेबल, वुमेन भी वल्नरेबल ग्रुप में हो सकती है। ठीक है, अगर तुम लोग देखो जैसे इमोशनली और फिजिकली बहुत आसानी से हर्ट किया जा सकता है, एक गरीब बंदा जो है वो भी किया जा सकता है। और ये वल्नरेबल शब्द जो है वो आगे भी आएगा जब आप इन्वायरमेंटल स्टडीज करेंगे, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे भी वल्नरेबल स्पीशीज करके आएगा। तो वल्नरेबल का मतलब है कि जिसको बहुत आसानी से फिजिकली या इमोशनली आप हर्ट कर सकते हैं वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। और हमारे इंडिया में दो तरह के वल्नरेबल ग्रुप जो हैं वो पाए जा रहे हैं। एक इकोनॉमिकली ग्रुप है, इकोनॉमिक ग्रुप है, और एक है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप जो है उसमें SC, STs और वुमेन जो हैं उसमें शामिल हैं, और इसके अलावा छोटे बच्चे जो हैं वो भी उसमें शामिल रहते हैं। और अगर दूसरा हम इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें तो रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर जो होते हैं, जो गांव में खेती में काम करने वाले होते हैं, बहुत ही गरीब मजदूर होते हैं, ठीक है, तो फार्म लेबरर बोलते हैं उसे, वो भी इसमें आते हैं। और अर्बन कैजुअल लेबरर जो होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो दिहाड़ीदार बोल देते हैं, वेज अर्नर्स बोल देते हैं। रोज अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, अगर उस दिन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो ये लोग जो हैं वो काफी वल्नरेबल ग्रुप जो हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है साजिद, अच्छा आगे चले। यस मैम। अच्छा, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। मैम हाँ वन हाँ सेकंड मैम, हाँ हाँ, थोड़ा सम्यक का कमेंट देख लीजिए, थोड़ा सा धीरे पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, सम्यक का कुछ कुछ चीजें समझ में सी अमित, Okay. साजिद, सम्यक एंड दोस हु आर टेकिंग इट इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, अगर कहीं भी आपको कुछ चीज समझ नहीं आता है तो आप मैम को बेशक रोक सकते हो। मैम ये हाँ। वाला समझ नहीं आया, दोबारा समझाइए, या कुछ छोटा सा एग्जांपल हाँ देकर सम्यक आप तो बोल मैम सकते हैं। ठीक है। ठीक, सो साजिद ठीक है, समझ में आया? यस यस सर। हाँ सम्यक समझ में नहीं आया? यस मैम। हाँ अगर अभी कहीं देखो doubt होता है आराम तो से मैम से। आराम से समझा रही हूँ, कुछ नहीं है। देखो वल्नरेबल ग्रुप, हेलो तो ऐसा है, हम चुप रहते हैं। ठीक मैं है। दोबारा बताती हूँ। अगर कहीं भी ऐसे कुछ चीजें समझ नहीं आते हैं ना, यू कैन आस्क मैम, मैम थोड़ा सा ये ठीक से नहीं समझ आया, एक और बार बताइए, या कुछ एग्जांपल के द्वारा बताइए, तो ठीक तभी है। तो मैम को पता चलेगा ना आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है सम्यक, देखो सम्यक देखो वल्नरेबल ग्रुप क्या होता है। वल्नरेबल ग्रुप किसे बोलते हैं? ऐसे लोग जिन्हें बहुत आसानी से तुम हर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो तुम्हारे घर में तुम्हारी सिस्टर हैं, या फिर कोई वुमन है, या फिर कोई गरीब बंदा है, अगर तुम उस गरीब बंदे का मजाक उड़ा रहे हो, या फिर कोई गरीब स्टूडेंट है जब बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो क्या कंसिडर होगा? वो गरीब बंदा जो है वो वल्नरेबल सेक्शन में कंसिडर होगा, क्योंकि उसे बहुत इजीली हर्ट किया जा सकता है। क्यों इजीली हर्ट किया जा सकता है? क्योंकि उसके पास उतनी सारी चीजें नहीं है जो किसी और अमीर बंदे के पास हो सकती हैं। किसी भी ग्राउंड पे उसे तुम हर्ट कर सकते हो, उसके पैसे को लेके, उसके फिजिक को लेके, उसके जो कपड़े हैं उसको लेके तुम इजीली उसे हर्ट कर सकते हो। तो वल्नरेबल सेक्शन जो होते हैं सम्यक, वो सोसाइटी के सेक्शन होते हैं जो बहुत ही नीचे के लेवल पे होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, जिन्हें आसानी से, अब देखो मान लो कोई काम कर रहा है, यहाँ पे कोई गरीब बंदा काम कर रहा है, पुलिस कितनी आराम से उसे कुछ भी बोल देती है, ठीक है, और वही कोई बहुत अमीर है, बड़ी बड़ी गाड़ी में आया है, तो उसे कुछ कह सकती है? नहीं कह सकती है। तो पुलिस का टॉर्चर जो है वो गरीब बंदे के लिए ही है। तो गरीब बंदा क्या है? एक वल्नरेबल सेक्शन होगा। और इसी के साथ अगर तुम देखो कोई हैंडीकैप लोग हैं, ठीक, अब हम लोग क्या हैं? हम लोग बिल्कुल फिट हैं, तो सीढ़ियां चढ़ना हमारे लिए बहुत आसान बात है, लेकिन अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए वही चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो क्या होगा? वो वल्नरेबल सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत ही इजीली तुम हर्ट कर सकते हो, फिजिकली हर्ट कर सकते हो, चाहे इमोशनली जो उसका मजाक उड़ा के भी हर्ट कर सकते हो।
तो ये जो है सेक्शन हमारी सोसाइटी के जो सेक्शन जो बनते हैं वल्नरेबल सेक्शन, वो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किए हैं। एक सेक्शन जो है वो इकोनॉमिक सेक्शन है और दूसरा सेक्शन जो है वो सोशल सेक्शन है। सोशल सेक्शन जो हमारे समाज में अगर देखा जाए सोसाइटी में बहुत लंबे समय से है। अगर तुम लोग देखो SC STs कम्युनिटी जो हैं, ऐसी लोगों को तो विलेज के अंदर भी जगह नहीं दी जाती। उन्हें ऐसा माना जाता है, अभी तक ये कहा जाता है कि उनको मानव ही नहीं, उनको ह्यूमन ही नहीं माना जाता। उनके घर जो हैं वो बिल्कुल अलग से रखे जाते हैं। गांव में जहां मेन लोगों का घर होता है वहां पे उनके घर नहीं होते। उनको उस सेक्शन में रखा जाता है जो गंदगी है उसको साफ करने वाले सेक्शन में रखा जाता है। और अभी भी उनका बहुत ज्यादा, उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो SC कम्युनिटी जो है बहुत लंबे समय से टॉर्चर झेलती आ रही है। STs जो हैं, आपको पता है ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो भी बहुत गरीब कम्युनिटी है। सोर्सेज जो हैं वो इनकम के बहुत कम है उन लोगों के पास, जंगलों में रहते हैं और जंगलों की ही जो रिसोर्स हैं, जंगलों की ही जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करते हैं वो लोग। तो ये मेन स्ट्रीम से काफ़ी अलग हैं। तो ये भी वल्नरेबल सेक्शन का ही पार्ट होंगे। और वुमेन को देख लो तो वुमेन भी एक वल्नरेबल सेक्शन का पार्ट है। अगर तुम नॉर्मली अपने घर में भी जाओ, गरीब वुमेन तो है ही है, नॉर्मली अपने घर में भी जाओ तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई जाती हैं। आपकी मदर आप देख लो, सारा सुबह से लेके शाम तक काम करती हैं घर पे, कोई छुट्टी है उनको? कोई छुट्टी नहीं है। संडे के दिन सब मौज मस्ती करते हैं, लेकिन वुमेन की कोई छुट्टी नहीं है। सुबह आएगी तब भी उसको काम है, ऑफिस में भी काम है, बाद में जाके भी काम है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक भी हो जाते हैं। तो ये जो सोशल ग्रुप हैं ये वल्नरेबल सेक्शन में आ जाते हैं। और इसी तरह से कुछ इकोनॉमिक ग्रुप हैं जिनको हम इनकम के बेस पे रखते हैं। ये तो सोसाइटी ने ही उनका दर्जा बहुत नीचे कर रखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकम के हिसाब से उन्हें आमदनी ही इतनी कम है, उनकी इनकम ही इतना कम है कि जिसकी वजह से जो चाहे उन्हें कुछ भी बोल सकता है। हम ये शब्द मैं बोल रही हूँ ना, जो चाहे कुछ भी बोल दे, ठीक, क्योंकि इतने गरीब हैं, आगे वो उसको कुछ कह नहीं सकते, उसका रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्ट करेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रुप हैं वो रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर जो होते हैं वो हैं, और अर्बन जो कैजुअल लेबरर जो हैं, जो दिहाड़ीदार होते हैं, जो वेज अर्नर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक लेबर को उठा के लेके आओ, सफाई करवा दी है, तो उसे क्या बोलते हैं? वेज अर्नर है, डेली वेज अर्नर है, जो सुबह जाता है और शाम में 400-500 रुपए जो है वो कमा के लेके आता है। तो ये सेक्शन जो हमारे सोसाइटी के हैं वो वल्नरेबल ग्रुप्स में कंसिडर किए जाते हैं। समझ आई सम्यक? सम्यक? हेलो सम्यक? लेफ्ट हो गया मेरे को। लेफ्ट हो गया? अच्छा, आ गया। इसने सुना भी नहीं होगा। नहीं, हेलो? अभी गया। हाँ सम्यक आ गया? नहीं, Yes, चलो। ma'am. हाँ, अच्छा, समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा आया, कोई बात नहीं, तुम फोन करना उसके बाद या फिर आके फिर समझ लेना। और हाँ, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। देखो, एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसमें कई तो ऐसा होता है कि तो पढ़ाने की ही चीज नहीं है कि पॉवर्टी के कारण क्या है। अगर मैं तुम लोगों से भी ऐसे बैठे बैठे पूछूं तो तब भी तुम लोग 2-3 बता दोगे। क्या हो सकते हैं पॉवर्टी के कारण? कॉजेज क्या हो सकते हैं पॉवर्टी के? साजिद, Yes, ma'am. क्या कॉजेज हो सकते हैं पॉवर्टी के? Unemployment, exploitation for longer time. और अमित? सेम ही है कि भाई टाइम पे काम ना मिलना या मेरी सोच। वही बात है ना, मतलब अगर देखा जाए तो अगर कॉजेज में ढूंढूं पॉवर्टी के बताऊं तो वे नॉर्मल से कॉजेज हैं। इसमें देखिए क्या है, लो ग्रोथ रेट।
अब कंट्री का ग्रोथ रेट ही कम है। मैं ग्रोथ, हम लोग आपको बताएंगे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसमें क्या फर्क होता है। जैसे ही हम आगे जाएंगे, आगे के चैप्टर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे ग्रोथ शब्द यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये मानना है कि मैं यहाँ पे इनकम शब्द यूज कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसा शब्द यूज कर रही हूँ जो सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे मैं ग्रोथ शब्द बोल रही हूं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि इनकम से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, कि अगर ग्रोथ रेट यानी कि इनकम जो है आम लोगों की किसी देश में नहीं बढ़ती है, एक बहुत बड़ा फेनोमेना है, उसकी वजह से भी क्या होता है, पॉवर्टी रहती ही है। क्योंकि हमारे जैसे कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ग्रोथ रेट कम होने की वजह से हम पॉवर्टी में हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर हमारे भारत में कॉलोनियल पास्ट है, समझ में आ रहा है सम्यक समझ में आ रहा है? जहां पे ना आए बता देना। कॉलोनियल पास्ट, अब कॉलोनियल पास्ट जो है वो किस तरीके से हम लोगों को उसने गरीब कर दिया, बता सकता है कोई? ये तो हिस्ट्री का ही है। हमारे कॉलोनियल, रिसोर्सेज को हाँ अपने देशों का डेवलपमेंट किया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बिल्कुल बिल्कुल। कब ऐसा, बिल्कुल सही जवाब है कि वेस्टर्न कंट्रीज आज इतने डेवलप हैं। कहते थे पहले पुर्तगाल में केवल आलू के अलावा कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, तो अब इतने डेवलपमेंट जो हो गया है वो कॉलोनाइजेशन की वजह से हुआ है। और एक कॉलोनाइजेशन जो है वो सिर्फ इंडिया का नहीं था। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें, अफ्रीकन कंट्रीज जो थे वो भी कॉलोनाइज थे, अमेरिका भी किसी टाइम कॉलोनाइज था। तो कॉलोनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हम लोगों को एक मंडी की तरह यूज किया गया। जैसे हम लोग एक बाजार हैं, हमारा कंट्री एक मंडी है, एक बाजार है, एक मार्केट है। उस मार्केट में क्या करना है, रॉ मटेरियल को लेके जाना है, अपने जहां पे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है अपने यहाँ पे चीजों को बनाना है और दोबारा हमारी जो मार्केट है उसी मार्केट में उसे बेच देना है। अब जब क्या है, अब ये मान लो एग्जाम्पल है छोटा सा, ये कोका कोला कोक कंपनी है जो, ठीक है, थम्स अप है, कोक है, ये सारी कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तुम लोग लेते हो, तो ये कंपनीज जो है इनके पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अगर मान लो उन्हें 10 रुपए में कोक बेचनी है तो लगातार 10 में बेचते रहेंगे 6-7 साल बेचने हो, जब बेचते ही रहेंगे जब तक क्या होगा, लोकल मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो बॉटल का कीमत है वो ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे इंडिया में जब हमारे इंडिया का कॉलोनाइजेशन हुआ तो कॉलोनाइजेशन के चलते क्या हुआ कि छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट जो थे, छोटी छोटी इंडस्ट्री जो थी, दस्तकारी भी उसे हिंदी में बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट हमारे पास उद्योग था, कपड़ा उद्योग था, वो सारा का सारा खत्म हो गया। उसका बेसिक कारण क्या होता है, आज भी तुम लोग कहीं पे जाओगे, जो हाथ से बनी हुई चीज होती है वो हमेशा ही महंगी रहती है, क्योंकि इसमें लेबर बहुत लगती है, इसमें मेहनत बहुत लगती है। लेकिन जो मार्केट में जो फैक्ट्री से चीज बनी होती है वो कंपैरेटिवली सस्ती होती है। तो आज भी तुम लोग हैंडीक्राफ्ट जाओगे या दिल्ली हाट जाओगे या कहीं हैंडीक्राफ्ट की शॉप में जाओगे तो तुम्हें हाथ से बनी हुई चीज महंगी मिलेगी। तो हमारे इंडिया में कपड़ा जो बनता था वो हाथ से बनाया जाता था और ज्यादातर उसके ग्राहक जो होते थे, जो उसको खरीदते थे, वो राजा महाराजा लोग होते थे। आम लोग तो गरीबी में रहते थे, कपड़ा नहीं भी पहनते थे, बस थोड़े कपड़ों से गुजारा कर लेते थे। अब क्या था, जब वहां पे फैक्ट्री वाला माल यहाँ पे इंडिया में आने लग गया तो इस वजह से क्या हुआ, हमारी जो हाथ से चलने वाला हैंडीक्राफ्ट जो था, जो हमारा दस्तकारी छोटे मोटे उद्योग थे, वो खत्म हो गए, क्योंकि कपड़ा जो था वहां से सस्ता आता था, क्योंकि फैक्ट्री का जो कपड़ा था वो सस्ता होता था और लोग उसे खरीद लेते थे। तो कुल मिला के हमारे जो छोटे छोटे कारोबार थे, हमारा छोटे छोटे इंडस्ट्री थे, वो कॉलोनियल की वजह से, कॉलोनिज्म की वजह से वो खत्म हो गए। तो इन्होंने लड़ाइयां भी बहुत करी, बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, फर्स्ट वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, और छोटी छोटी और भी लोगों ने जो फाइट्स करी हैं इंडिया को पूरा कैप्चर करने के लिए, वहां पे भी हमारे पूरे के पूरे रिसोर्सेस को यूज कर लिया गया। तो इसी वजह से अब रेलवेज की अगर हम बात करें तो रेलवेज का भी यही माना जाता था कि डेवलपमेंट इसी वजह से हुआ, क्योंकि
क्योंकि हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल जो था उनको वो एक्सट्रैक्ट करना था और बाहर भेजना था। और जहां जहां पे उनको लग रहा था कि सही जगह है वहां पे ही उस समय रेलवे का डेवलपमेंट किया गया। जहां जहां पे उन्हें लग रहा था रॉ मटेरियल है, जहां पे रॉ मटेरियल नहीं था, जहां पर कोई माइनिंग एरिया नहीं था, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ रेलवे का। तो रेलवे का डेवलपमेंट जो है इसी तरीके से इंडिया में जो अंग्रेज लोग थे, जो कॉलोनिस्ट लोग थे, उन्होंने किया था। ये बाद में हमारा जो भारत आजाद हुआ उसके बाद उन एरियाज को भी रेलवेज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी शुरू कर दी गई जो बैकवर्ड एरियाज हैं और जहां पे शायद कोई मिनरल्स नहीं भी मिलते हैं। ठीक है, तो कॉलोनियल पास्ट की वजह से हम लोगों को बहुत सारी गरीबी जो है वो मिली है। इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। अब कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितने लोगों को पाल सकते हैं? तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से भी हमारा जो इंडिया है वहां पे गरीबी जो है हम लोगों को बहुत मिलती है। और अभी हम लोगों ने पहले भी चैप्टर में किया कि अगर पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स बना दिया जाए, ह्यूमन कैपिटल बना दिया जाए, तो ये सारी की सारी पॉपुलेशन जो है हम लोगों के लिए लायबिलिटी नहीं होगी, हम लोगों के लिए कैपिटल हो जाएगी। लेकिन जब तक नहीं बनती है तब तक वो लायबिलिटी है और वो गरीबी का कारण बनती रहेगी। इसके बाद क्या है, इनइक्वालिटीज ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। अगर कोई यहाँ पे गांव से है तो उसको पता होगा कि लैंड की इनइक्वालिटी क्या है। एक बंदा है जिसके पास, हमारा जैसे पंजाब है वहां पे किला चलता है, कई कई और जो जगह है राजस्थान में कुछ और चलता है, कहीं जगह पे बीघा चलता है, कहीं पे और तरीके से चलता है। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होगी गाँव में, और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास है ही नहीं, घर बनाने के लिए ही। हम गांव से आते हैं, गांव में ऐसे लोग भी हैं जहां पे आपको 2 कमरे का मकान भी नहीं है। इवन पंजाब जैसी जगह पे भी ये सिचुएशन है जिसको बहुत प्रॉस्परस माना जाता है, वहां पे भी ये सिचुएशन है जिसको माना जाता है। और देखो अगर आप आउटसाइड पे जाते हो तो वहां पे तो और ज्यादा बुरी हालत रहेगी कि कई लोग हैं जिनके पास तो बहुत ज्यादा लैंड का चंक है, नेचुरल रिसोर्सेज पे पूरा का पूरा कंट्रोल है, और कई लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। गांव के लेवल पे जाओगे तो तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, और उसके बाद बहुत गरीब जनता भी मिल जाएगी जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो सरकार पे निर्भर है या फिर अपनी मजदूरी से अपना कुछ काम चला रहे हैं। और बड़े लेवल पे चले जाओगे, अगर पूरे इंडिया के लेवल पे चले जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा उंगलियों पे गिनते हुए कुछ लोग हैं जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, बाकी लोग जो हैं उनके पास बहुत है, कुछ मिडिल क्लास हैं और बाकी बहुत गरीबी की रेखा से रहने वाले लोग जो हैं वो शामिल हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जो लैंड जो है, उसकी इनइक्वालिटीज जो हैं वो मिल रही है, इसकी वजह से भी है। और इसके बाद है इंडेटनेस, जो कर्जा है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। अब कर्जे के बोझ के नीचे दबना क्या है, एक कर्जा किसी से लिया, उसको वापस करने के लिए दोबारा कर्जा ले लिया। ठीक, अब छोटे गरीब लोग जो होते हैं उनको बैंक तो कोई कर्जा नहीं देती। आगे जब आप जाएंगे ना, जब मनी मार्केट आपको पता चलेगी, मनी का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि गरीब लोगों को तो बैंक कर्जा ही नहीं देती, अमीर लोगों को देती। 85% गरीब लोगों को बैंक कर्जा नहीं देती, बस अमीर जितना है, जिनके पास टैक्स भरते हैं, उनको आराम से कर्जा मिल जाता है। तो क्या है, तो ये लोग जाते किनके पास हैं? ज्यादातर महाजनों के पास, मनी लेंडर्स जो होते हैं उनके पास जाते हैं। अब वो क्या होता है, वो कर्जा जो उसको दिया जाता है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है, बड़ी ब्याज दर होती है उसकी, 4%, 5%, 13%, 15%। जितना उसने पैदा करना है ना जमीन से, उससे ज्यादा वो ब्याज दे रहा होता है, और ब्याज नहीं पूरा कर पाता। इस वजह से क्या होता है, उसकी जमीन की कुर्की भी मनी लेंडर कर लेता है। तो एक कर्जे, उस कर्जे को हटाने के लिए किसी और से कर्जा लेता है, और लैंड भी उसकी जाती है। तो कुल मिला के वो एक डेट ट्रैप में जो है फंस जाता है, कर्जे के चक्र में फंस जाता है। तो इस वजह से निकल नहीं पाता है। कहते हैं कर्जे के चक्कर से निकलने के लिए गरीब की 2 पीढ़ियां जो हैं वो सेक्रीफाइस हो जाती हैं, 2 पीढ़ियां, 2 जनरेशन सेक्रीफाइस हो जाती है। अगर कोई पढ़ लिख गया उसमें से, 2 जनरेशन के बाद अगर कोई बंदा पढ़ लिख गया तो सिचुएशन ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा वही साइकिल जो है घूमना शुरू हो जाता है।
तो कुल मिलाकर क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी जो है, बहुत सारे कॉजेज और भी इंटरलेट करके आप देखेंगे तो आपको मिलते जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो स्टडी का एरिया है यहाँ तक ही सीमित है। कॉलोनियल पास्ट की वजह से पॉवर्टी मिली है, हाई पॉपुलेशन की वजह से मिली है। अगर हाई पॉपुलेशन तो तुम जोड़ोगे तो एजुकेशन भी है। तो मैंने यही कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरलेट करते जाओगे तो निकलती जाएंगी। कर्जा बहुत है, इनइक्वालिटीज है, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनकी इनइक्वालिटीज की वजह से भी पॉवर्टी है। राइट, ठीक है, समझ आया? आगे चलिए। Yes, ma'am. अब है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अब कुछ सरकार ने कुछ ऐसे करे हैं कि पॉवर्टी जो है उसको ठीक करने के लिए। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये जैसे जैसे आगे आप जाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो अलग बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगर देखा जाए, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ को हम अलग से समझेंगे। एंटी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या चीजें हैं वो बाद में समझेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये चीजें आती रहेंगी। लेकिन इसके अलावा जो है वो टारगेट जो है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, जो पॉवर्टी को टारगेट करके ठीक कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो हैं वो करे गए हैं। क्विक मेजर्स कह सकते हैं हम लोग, ये लॉन्ग टर्म की है, लेकिन ये दोबारा तुरंत राहत देने के लिए किसी को ये टारगेट किए गए हैं प्रोग्राम्स। अब इस प्रोग्राम्स में क्या है, पीएम ग्रामोदय योजना है, ठीक। इसके अलावा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको प्रमोट करता है। जो गरीब लोग हैं उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये प्रोग्राम है। देखो हमारे भारत में पहले ये माना जाता था कि एम्प्लॉयमेंट, पहले ही माना जाता था गरीबी को दूर करना है तो कुछ क्विक मेजर ले लेते हैं, लोगों को अनाज दे दो, राशन दे दो, या फिर उनको जैसे ये जो है प्रोग्राम बाकी जो अभी चल रहा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उसके माध्यम से भी हम कुछ दे सकते हैं। 100 दिन का रोजगार दे दो, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो स्किल्ड लोग नहीं है, उनको 100 दिन का गाँव में रोजगार दे दिया जाता है और इसी को ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बोला जाता है। वो स्किल्ड लेबर्स के लिए नहीं, अनस्किल्ड कोई भी बंदा हो वो लेबर कर सकता है। कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है गांव में, चाहे तालाब कोई बनाना हो, कोई टैंक बनाना हो, स्कूल की कोई दीवार बनानी हो, या फिर गांव में कोई गली बनानी हो, किसी भी तरीके की कोई भी कुछ भी बनाना हो, डेवलपमेंट वर्क करना हो, तो वहां पे सरकार गवर्नमेंट गारंटी देती है कि गांव में रहने वालों को 100 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं, गवर्नमेंट का लगातार फोकस इस चीज के ऊपर है और होना भी चाहिए, क्योंकि नौकरियां इतनी ज्यादा नहीं है कि सबको मिल जाए और सरकार सबको ही 100 दिन का 200 दिन का रोजगार से नहीं चल सकता। इसलिए क्या करते हैं, स्वयं रोजगार योजनाएं जो होती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो होती हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो भी आता है। इसमें कुछ छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप करके दी जाती हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये तो अपने नाम से ही आपको पता है, यहाँ पे स्वरोजगार लिखा है, तो ये भी एक स्वरोजगार योजना है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है ये एजुकेटेड लोगों के लिए है। ऐसे लोग जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भारत में है, उन लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है रोजगार योजना है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय शब्द को देखो, अंत पे बैठने वाले लोग। अब अंत पे बैठने वाले लोग कौन है, वो लोग जिन्हें गांव में एंटर नहीं होने दिया जाता, वो लोग जो गांव से बाहर अपना जो है घर बना के रहते हैं, वो लोग जो शहरों में बड़े बड़े मकानों में नहीं रहते, जिनको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही, झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं। तो अंत पे रहने वाला लोग जो है उसके लिए अन्न योजना जो है ये उसमें बनाई गई है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के थ्रू। पीएम ग्रामोदय योजना, इसमें भी स्वरोजगार के अवसर दिए जाते हैं, इसमें भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ऐसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिनका 2000 से नीचे का भी इनकम है। तो ये योजनाएं जो हैं
वो रूरल पावर्टी जो है, एंटी पावर्टी मेजर्स जो है उसके अंडर की जाती हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं और भी आगे आएंगे आपको पढ़ने के लिए। फिलहाल हम लोगों को सिर्फ जहन में इतना ही रखना है कि भाई पावर्टी के कॉजेस क्या हैं, कैलोरी का फॉर्मूला क्या है, और कुछ जो एंटी पावर्टी प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, आगे चले। अमित? यस ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी सा चैप्टर था पावर्टी का, जिसमें आपको कॉजेस जानने थे, क्या फॉर्मूला है गवर्नमेंट का वो जानना था, और उसके बाद उसको खत्म करने के लिए, उसको एलिवेट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है, वो चीज़ों को जानना था। अब हम आगे चलते हैं। 9th क्लास की जो 4th चैप्टर है, 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका 4th चैप्टर और लास्ट चैप्टर जो है वो है फूड सिक्योरिटी। ठीक, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अच्छा अमित, बाकी लोग जो हैं और जो बैठे हैं, साजिद, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? वैसे अगर देखा जाए तुम लोगों के जहन में फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मैम, फूड फॉर एवरीवन। फूड फॉर एवरीवन। और कुछ? और कुछ हम लोग क्या? हाँ, जो देश में कोई आपदा आ जाए उसको राहत के लिए जो फूड सुरक्षित रखा जाए, शायद वैसा। हाँ ऐसा भी, क्योंकि अमित क्या है, जैसे घर में हम लोग अपना खाना जो होता है, जो फूड होता है वो स्टोर करके रखते हैं, कुछ ना कुछ स्टोर करके रखते हैं। बिस्किट तुम अपने कमरे में भी रखते होगे, तुम लोग कुछ बिस्किट्स रख लिए, जब कुछ हो गया। तो कई लोग इस तरीके से भी करते हैं कि भाई ऐसा है कि अब तो प्याज के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं, तो प्याज को स्टोर करके रख लो, जब कोई चीज को तो स्टोर करके रख लो। तो इसलिए फूड को सिक्योरिटी का जो मतलब है, अगर हम लोग घरेलू उस पर देखें, बहुत छोटे लेवल पे देखें तो आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन अगर हम थियोरेटिकली इसको देखें कि फूड सिक्योरिटी क्या है, तो फूड सिक्योरिटी में 3 चीजें होना जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड मिलना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, उस तक पहुंच होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, तुम अफोर्ड कर सको उसको खरीदने के लिए। तो 3 ए हैं इसमें। पहली ए जो है वो है अवेलेबिलिटी, दूसरी ए जो है वो है एक्सेसिबिलिटी, और तीसरी जो ए है वो है अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब है फूड प्रोडक्शन इनफ होना चाहिए, भाई ज्यादा फूड प्रोडक्शन हो, ऐसा ना हो कि फूड प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है और प्राइस जो है वो राइज कर गए हैं। अभी जब ये बहुत बारिश बार बार आ रही है, तो पंजाब में बहुत ज्यादा वीट जो है, वो यूपी में भी हुआ है, बहुत सारी जगह पे हुआ है, तो वीट जो है उसको बहुत नुकसान हुआ है। तो लोगों के मन में था कि शायद वीट के प्राइसेस जो हैं वो राइज हो जाएंगे, तो इसलिए कई लोगों ने वीट को स्टोर भी कर लिया। तो क्या है कि प्रोडक्शन इनफ होना चाहिए ताकि प्राइसेस भी कंट्रोल में रहें, फूड प्रोडक्शन होना चाहिए, फूड का इंपोर्ट भी किया जा सकता है, और स्टॉक इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज, और गवर्नमेंट की ग्रेनरीज जो है उसमें भी फूड जो है वो स्टोर होना चाहिए। तो यानी कि अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी एक देश में कैसे आएगी? गवर्नमेंट के पास स्टोर में फूड होना चाहिए, फूड को इंपोर्ट करने का भी एक कैपेसिटी होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, और फूड का प्रोडक्शन भी ज्यादा होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी क्या है? फूड विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर बंदा जो है वो खा सके। पता चले कि टमाटर जो है उसके दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि कोई बंदे ने कहा कि टमाटर छोड़ दो, दाल में डालना या फिर सब्जी में डालना छोड़ दो। तो एक्सेसिबिलिटी फूड का होनी चाहिए, और अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप खरीद सको फूड को। इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। इनफ मनी, ये शब्द बहुत कुछ बोलता है। इनफ मनी, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप अफोर्ड कर सको, आप फूड को ले सको। और ये इनफ मनी जो है, ये शब्द कहाँ जाके रुकता है? इनफ मनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कहाँ चल जाके रुकता है? एजुकेशन, इसमें कुछ भी तुम शामिल कर दो। देखो, सोच के दायरे को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कुछ भी शामिल कर दो। एजुकेशन है तो एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, स्किल है तो स्किल से एम्प्लॉयमेंट आ सकती है। तो कोरिलेट करते जाओगे हर चीजों को। तो ये जो है, ये चीज, तीनों चीजें जो है वो कंपोनेंट है फूड सिक्योरिटी के। ठीक है, आगे चले। यस सर। अब देखो, हु आर फूड इनसिक्योर इन रूरल एरियाज? बहुत सिंपल है। गांव के लेवल पर अगर देखो तो रूरल एरियाज में फूड इनसिक्योर कौन हो सकता है? अब मैं बार बार एक शब्द बोल रही हूं, डेली वेज अर्नर्स।
वो फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। उनको कभी ना पैसा मिले तो वो फूड नहीं ले सकते। तो वो कौन से लोग हैं जो इनसिक्योर हैं? उनको जरूरी नहीं कि फूड मिल ही पाए, कभी अफोर्डेबिलिटी होगी, कभी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा ही। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, छोटे छोटे एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन है? छोटे छोटे, सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है, या फिर कोई फ्रूट बेचने वाला हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक ही नहीं आता, सारा दिन खड़े रहते हैं धूप में। कई बार आता है तो ग्राहक आ गया तो भाई पैसा आ गया जेब में, नहीं आया तो नहीं आया। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, उनके साथ भी समस्या है। लैंडलेस पीपल्स जो हैं, लैंडलेस पीपल्स बहुत सारे हैं। जितने भी ज्यादातर जो आप यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी बना के लोग रह रहे हैं, गांव में भी उनके पास जमीनें नहीं है। गांव में अगर थोड़ी भी जमीन उनके पास होती तो शायद वो उस पर कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर कर लेते, लेकिन वो शहर में झुग्गी झोंपड़ी उससे इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब गांव में भी उनके पास एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं है। तो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो लैंडलेस लेबरर्स जो हैं, उनके पास भी कोई पता नहीं होता किस दिन मिलेगा और किस दिन नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स जो हैं, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स क्या होता है? देखो आजकल ट्रेडिशनल वर्क जो है ना, वो बहुत महंगा भी हो गया है और उसके ग्राहक भी ज्यादा नहीं रहे हैं। ठीक, अभी तुम ये मान लो कि आज जूता जो हम अपने पैरों में पहन रहे हैं वो किसी फैक्ट्री से बना हुआ है, किसी मोची से लिया हुआ नहीं। तो जो लोग कुम्हार का जो घड़ा है, वो घड़े तक अब घड़े भी नहीं बिक रहे, फ्रिज से पानी पी रहे हैं। तो ट्रेडिशनल जो हमारे क्राफ्ट थे वो तो बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रहे हैं। कोई घड़ा नहीं लेता, कोई मोची से अपने जूते नहीं बनवा रहा। तो ट्रेडिशनल जो वर्क है, जो ट्रेडिशनल कपड़ा जो है, वो बहुत महंगा भी हो गया है और उनको उस तरीके से कुछ फैक्ट्रीज या कोई बाकी लोग जो हैं ट्रेडर्स उनसे ले भी लेते हैं, लेकिन उस तरीके से उनको पैसा भी नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, वो भी गरीबी का शिकार हैं और वो भी जो है फूड इनसिक्योर हैं। ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? अगर गांव में देखा जाए, कोई सफाई कर्मचारी है या फिर कुछ पहले धोते थे लोग, अब तो ये बहुत, मैं भी नहीं बोलूंगी इन सारे शब्द पे, आप लोग आगे जाएंगे तो बहुत सारे लो लेवल के काम भी जो हैं लोग करते रहे हैं और अभी सरकार के इनिशिएटिव की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि वो नहीं की जा रही हैं। लेकिन ऐसा है कि पहले जो थे ट्रेडिशनल जो सर्विस प्रोवाइडर थे, वो लोग थे अपने बाथरूम साफ करते थे लोगों के, बाकी चीजें करते थे, या फिर कूड़ा करकट जो था वो उठाते थे गांव में। तो ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, उनको भी कोई पता नहीं होता कि उनको फूड जो है वो किसी दिन मिलेगा या किसी दिन नहीं मिलेगा। तो ये लोग जो हैं, या बैगर्स जो हैं, ठीक है, ये लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योर लोग हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, हु आर फूड इनसिक्योर इन अर्बन एरियाज? इल पेड वर्कर्स हैं। इल पेड वर्कर्स क्या हैं? अब इतने लोग हो गए हैं ना काम करने के लिए, ठीक, किसी को रोजगार मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अब एक एग्जाम्पल आप बोलोगे बार बार मैम दूसरे एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पास वो आते हैं। जैसे अभी कनाडा की मैं बात करती हूँ, तो कनाडा में लोग इतने ज्यादा हो रहे हैं कि लोगों को काम नहीं मिलता। अब लोगों को काम नहीं मिलता तो जिनको जैसे भी औने पौने दान पे काम मिलता है वो कर लेते हैं। वहां पे एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोग बहुत जा रहे हैं, काम है नहीं, ठीक। जिसको 500 पे काम करना है तो क्या होता है, मार्केट जो है अपने हिसाब से चीजें सेट कर लेती है, बोलती है 200 वाले से काम करवा लो, 500 मत दो। तो वो लोग जो है जिनको इल पेड वर्कर्स हैं, जिनका जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो वो लोग जो हैं वो भी फूड इनसिक्योर में हैं। और कैजुअल लेबर, बार बार वही चीज आती है जिस शब्द मैं बार बार इस्तेमाल करती हूँ, दिहाड़ीदार लोग जो हैं, डेली वेज अर्नर्स जो हैं, वो भी फूड इनसिक्योर हैं। ठीक है, आगे चलें। यस सर। सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, ठीक, रीजनल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमेशा फूड सिक्योरिटी का शिकार रहे हैं। चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5, छोटे बच्चे जो कभी बोल नहीं पाते, उन्हें बोलना नहीं सीखा होता, मुझे भूख है, वो एक्शन से ही बताते मुझे भूख है, मुझे खाना दो, ठीक है, जब रो के बताएंगे। ये लोग जो हैं वो इफेक्टेड हैं। ऐसी कम्युनिटीज हमारी, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, एसटीज जो हैं वो भी गरीबी का शिकार हैं। वुमेन जो है नर्सिंग वुमेन है, बच्चा दूध पिलाने वाली माता जो है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, वो लोग भी जो है फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं।
सम सेक्शन ऑफ ओबीसीज, ओबीसी कम्युनिटी जो है, ऐसा नहीं है कि ओबीसीज में सारे ही लोग जो है क्रीमी लेयर में है। ओबीसी कम्युनिटीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी का ही, एससी के बराबर ही गरीबी का शिकार है। ठीक जैसे अभी ट्रेडिशनल ओबीसी कम्युनिटी का बेसिकली काम क्या था, ट्रेडिशनल जो आर्ट होती थी उसको वो प्रमोट करते थे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि कौन मोची से पहने जूते और कौन घड़ा ले, तो ट्रेडिशनल आर्ट जो है वो सारा खत्म हो गया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये भी लोग जो हैं वो ओबीसी कम्युनिटी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर क्या हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर से क्या इंपैक्ट हो सकता है, कोई बता सकता है? बाढ़ वगैरह। हाँ बिल्कुल, बाढ़ आ जाती है। देखो एक छोटा सा है, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं साइक्लोन हिट कर गया तो यहाँ पे बाढ़ आ गई, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, हाँ, यहाँ पे लोगों के घर थे, सब कुछ था, साइक्लोन आ गया। बताएंगे सर उसके बाद जो ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही होंगी शायद, साइक्लोन जो है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे बाढ़ आ गई, तो यहाँ पे बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, ये सारा का सारा जो है वो खत्म हो गया, एरिया एकदम डिजास्टर था और ये जो था बर्बाद हो गया। तो यहाँ के लोग जो होंगे वो अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, अपना घर छोड़ के, अपना सारा परिवार छोड़ के, अपनी वहां पे जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको छोड़ के, जहाँ अपना कारोबार छोड़ के वो लोग क्या कर गए, माइग्रेट कर गए अंदर की तरफ। अंदर की तरफ ही माइग्रेट कर गए शहरों में, शहर में चले गए। तो शहर में कुछ और सोर्स तो है नहीं इनके पास करने का, ना घर है ना कुछ और है, तो वो भी डेली वेज अर्नर की कैटेगरी में ही आ जाएंगे, या फिर किसी इंडस्ट्री में काम ढूंढेंगे, या फिर किराए का कोई मकान ढूंढेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो नेचुरल डिजास्टर, उसके बाद बाढ़ आ जाती है। गंगा जो है, गंगा के आसपास के इलाके जो हैं वो बहुत ही गरीब इलाके हैं, क्योंकि अक्सर बाढ़ जो होती है उसके आने की वजह से फसल जो है वो बहुत बर्बाद हो जाती है, डैमेज होता है, बहुत सारी चीजों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर से इफेक्टेड लोग जो हैं वो भी फूड इनसिक्योरिटी का शिकार रहते हैं। रीजनल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, वहां पे ट्राइबल लैंड है, बहुत सारा ट्राइबल लैंड एरिया है, वहां पे पॉवर्टी है, या फिर नेचुरल डिजास्टर जो रीजन्स हैं वहां पे भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड। जैसे नेचुरल डिजास्टर रीजन्स मैंने कहा था, कुछ पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे जो है आंध्रा का कोई रीजन हो गया, यहाँ पे कुछ एरिया जो भी कोस्टल टाउन्स हैं वहां पे नेचुरल डिजास्टर ज्यादा आ जाते हैं, या फिर जो रिवर्स के आसपास के इलाके हैं उनको डिजास्टर का ज्यादा सामना करना पड़ता है, या फिर कुछ और चीज हो गई। तो वो एरिया जो है वहां पे भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स जो हैं उसमें वहां पे भी फूड इनसिक्योरिटी रहती है। ट्राइबल एरियाज जो है, रिमोट एरियाज जो है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे अंदर के एरिया है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती, जंगलों के अंदर लोग नहीं पहुंच पाते, उनको वो प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव ले रही है उसका फायदा नहीं हो पाता, जब फूड नहीं मिल पाता, तो वो भी इनसिक्योर है। पावर्टी एरियाज है कुछ वैसे ही, जैसे कालाहांडी का एरिया है उड़ीसा में, आगे जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलता जाएगा, कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं, कालाहांडी हो गया, और भी उड़ीसा में बहुत सारे एरियाज है, वहां पे भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में भी फूड इनसिक्योरिटी जो है वो वहां पे आपको मिल रही है। आगे चलें। Yes, ma'am. हंगर, हंगर क्या है, पेनफुल फिजिकल सेंसेशन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ डाइटरी एनर्जी। भूख लगी है, इनसफिशिएंट डाइटरी एनर्जी, आपने कुछ कंज्यूम नहीं किया, ठीक है, हमारी भूख तो ऐसा है कि चलो भाई थोड़ी देर बाद खाना मिल जाएगा, लेकिन ऐसी भूख भी है जिसको दिनों तक खाना नहीं मिलता। यहाँ पे देखो फोटो भी है एक, अफ्रीका में ऐसी भूख बहुत मिलेगी, लोगों को खाना नहीं मिलता, यहाँ खाना बर्बाद होता है, ठीक, कितने दिन तक नहीं मिलता। आज न्यूज़पेपर में एक आया था, कोई सीरिया में हुआ था, अर्थक्वेक आया, तो 3 महीने बाद एक बंदे को बाहर निकाला गया, भूख से एकदम बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन जिंदा था वो बंदा, अपनी विल पावर की वजह से जिंदा होगा शायद। तो हंगर जो है 2 तरीके से देखी जाती है। आगे देखो मेंस का टॉपिक है ये पूरा, आपको हेल्थ भी पढ़ना है, हंगर भी पढ़ना है, पॉवर्टी भी पढ़ना है, लेकिन जब तुम उस तरीके से पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें और आ जाएंगी, यहाँ पे बहुत बेसिक है। हंगर जो है 2 तरीके का है, क्रॉनिक भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है। इनएडिक्वेट डाइट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, परसिस्टेंटली जो है वो लगातार जो है तुम लोगों को ना तो क्वालिटी फूड मिल रहा है ना उतनी क्वांटिटी मिल रही है जिससे आप अपना पेट भर सको, तो लगातार ये क्रॉनिक है। सीजनल क्या है, साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, जब
फूड ग्रोइंग का सीजन है जब तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, हार्वेस्टिंग के सीजन पे भी रोजगार मिल जाता है, लेकिन बीज की जो ड्यूरेशन होती है उस पर रोजगार नहीं मिलता। गांव में क्या होता है, जब फसल कटाई का मौसम होता है तब लोग बड़े खुश होते हैं कि फसल कटेगी तो हमें 200-400 500 जो है वो रोज मिला करेगा। जब फसल की बिजाई होगी राइस कल्टीवेशन एरिया में तब हम लोगों को पैसे मिलेंगे, लेकिन जो बीज का जो एरिया होता है वहां पे उनके लिए कोई रोजगार नहीं होता। तो इस वजह से उन्हें जितना वो खाते हैं उससे कम खा के भी गुजारा करना पड़ता है, और कई बार तो नहीं भी मिलता, एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता। तो ये हंगर जो है वो इस तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है कि 2 तरीके का हंगर है, क्रॉनिक हंगर है और सीजनल हंगर है। ठीक है, आगे चले, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो नहीं सकता, बहुत सिंप्लीफाई करके इस चीज को बनाया है। अब बफर स्टॉक क्या है? हमने कहा पावर्टी है भाई, हमने कहा फूड इनसिक्योरिटी है, हमने कहा हंगर है। अब ये फूड इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है सिर्फ प्रोग्राम्स ही नहीं बनाती भाई, प्रोग्राम्स अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स में लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है, फूड पहुंचाया जाता है। तो फूड वो कहां से पहुंचाया जाता है? गवर्नमेंट अपने पास बफर स्टॉक रखती है और बफर स्टॉक से लोगों को, गरीब लोगों को अनाज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो बफर स्टॉक है क्या? स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है बेसिकली फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। कई बार अनाज इतना पैदा हो जाता है कि उसका जो प्राइस है वो बहुत डाउन हो जाता है। लिटरली आप माने जो आलू यहाँ पे हम लोग 40 रुपए किलो लेते हैं, अगर किसी किसान से तुम खेत पे जाके लोगे तो 5 रुपए किलो भी मिलेगा। जब मंडी से अगर कोई ट्रेडर उठाता है तो 5 रुपए किलो या 6 रुपए किलो के हिसाब से उठाता है, और यहाँ पे आते आते 40-50 रुपए जो है उस हिसाब से बिकता है आलू। शहरों में बात कर रही हूँ। तो क्या है यहाँ पे इसी तरीके से MSP क्यों किया जाता है कि अगर ऐसा ना हो कि जो किसान है वो ज्यादा उगा ले और उसके बाद कीमत जो है वो मार्केट में कम हो जाए, तो इसलिए उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है कि नहीं, अगर कीमतें कम भी हो जाती हैं ना तो तुम उगाने के लिए, ऐसा नहीं है, तुम्हें डिस्करेज नहीं किया जा रहा है, तुम एनकरेज हो, क्योंकि अगर जितना ज्यादा तुम उगाओगे उतना MSP पे हम लोग खरीद लेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तुम्हें खरीदेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि बहुत उगाने पर, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने पर प्राइस कम हो जाएंगे और तुमको हानि होगी, नुकसान होगा। तो किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है उसकी प्रोडक्शन का, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। अब फूड कॉर्पोरेशन जो है उसका बफर स्टॉक का ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है, पहले तो मैंने इसका मतलब बताया है कि स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय FCI एट MSP, फिर उसका ऑब्जेक्टिव बताया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूट फूड इन डेफिशिएंट एरियाज टुवर्ड्स स्टार्टअप सोसाइटी एट इश्यू प्राइस। अब देखो इश्यू प्राइस पे क्या लिखा है, लोअर देन मार्केट प्राइस। ठीक है, MSP पे प्रोक्योर कर लिया, अपने स्टॉक में रख लिया, और जो गरीब एरियाज हैं, जहां पे कोई बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जब बहुत ही गरीब स्टार्टा है सोसाइटी का, जो इतना महंगा अनाज नहीं ले सकते, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे नहीं, इश्यू प्राइस पे। और इश्यू प्राइस क्या है? लोअर देन मार्केट प्राइस है। राइट, समझ आ गया? और सिंपल है। अमित आगे चले। यस मैम। राशनिंग इन इंडिया, देखो कोई बता सकता है कि राशनिंग का मतलब क्या है? मैम प्रोवाइडिंग राशन ग्रेन। गुड्स एंड सर्विसेज। राशन क्या होगा? गुड्स ही होंगी, ठीक है ना? तो गुड्स एंड सर्विसेज को कंट्रोल्ड रेट पे देना, ठीक, कंट्रोल्ड रेट पे, मार्केट रेट पे नहीं, कंट्रोल्ड रेट पे डिस्ट्रीब्यूट करना जो होता है उसे राशनिंग बोला जाता है।
ठीक है। राशनिंग का सिंपल सा मतलब है कि कंट्रोल रेट पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो राशनिंग ऑफ इंडिया जो है, इसका एक पूरा हमारे इंडिया में एक पूरा हिस्ट्री है। आगे पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे, मेंस का एस्पेक्ट भी है आप लोग पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इसमें बेसिक को जानना है और वहीं तक हम लोगों को लिमिट रखनी है। तो राशनिंग का मतलब मैंने बता दिया कि जब गुड्स एंड सर्विसेज को कंट्रोल रेट में लिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे राशनिंग बोला जाता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में राशनिंग जो थी वो 1940 से शुरू हुई थी, बंगाल फेमीन के आने से। बंगाल में फेमेन आया था, बहुत बड़ा, फेमेन मीन्स बहुत बड़ा अकाल आया था, और उस वक्त से जो था वो हमारे इंडिया में राशनिंग जो थी, गवर्नमेंट ने कंट्रोल रेट पे लोगों को अनाज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था। गवर्नमेंट क्या, वो जो कंपनी जी तो 1940 है, हाँ, जो ये अपना इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था। अब भारत में फेमीन बहुत आते थे पहले, अब नहीं आते, अकाल बहुत पड़ते थे पहले, ठीक है। अब क्यों है, एक तो प्रोडक्शन अनाज का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, जो अंग्रेज गवर्नमेंट होती थी उसको लगान बहुत देना पड़ता था, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू बहुत देना पड़ता था। तो लैंड रेवेन्यू जो होता था काफी ज्यादा होता था। अभी तुम लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी बता दिए जाएंगे। फिलहाल है कि लैंड रेवेन्यू जो था वो बहुत ज्यादा था, और लैंड रेवेन्यू देने के लिए जो कैश क्रॉप्स होती थी उनको उगाया जाता था। देखो, दो तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एक क्रॉप्स होती हैं फूड ग्रेन, एक होती है कैश। कैश क्रॉप्स जो होती हैं जिनको मार्केट में बेचा जा सकता है। किसी ने कॉटन उगाया, मार्केट में बेच दिया, किसी ने कॉफी का कल्टीवेशन किया, मार्केट में बेच दिया, किसी ने टी का कल्टीवेशन किया, मार्केट में बेच दिया, किसी ने शुगर केन का कल्टीवेशन किया, शुगर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज को बेच दिया और पैसा अपनी जेब में डाल लिया। तो कैश क्रॉप्स जो होती हैं वो मार्केट के लिए उगाई जाती हैं ज्यादातर, और ज्यादातर क्या, मैक्सिमम। लेकिन जो फूड ग्रेन्स होती हैं, फूड ग्रेन क्रॉप जो होती हैं अपने लिए भी उगाई जाती हैं। जैसे पिछली बार मैं एग्जांपल दे रही थी कि हमारे पंजाब में जो वीट होता है वो ज्यादातर लोग अपने कंजम्पशन के लिए घर पे रहते हैं, रख लेते हैं, मार्केट में बहुत कम वो जो है वो बेचा जाता है। तो ये मैंने पिछली बार भी बताया था, ऐसा कहीं पे भी हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, यूपी में हो सकता है कि लोग फूड ग्रेन्स जो है वो उगाते हैं, अपने घर के लिए उगाते हैं। तो फूड ग्रेन क्रॉप जो थी वो उगाने से लैंड रेवेन्यू लोग नहीं दे पाते थे, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता था, लगान बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इस वजह से ये दे नहीं पाते थे फूड ग्रेन क्रॉप्स की वजह से, इसलिए कैश क्रॉप उगाई जाती थी। और कैश क्रॉप इतनी ज्यादा उगाई जाती थी कि फूड ग्रेन्स जो होता था, जो फूड होता था, उसकी कमी हो जाती थी, वीट की, राइस की कमी हो जाती थी और अकाल पड़ जाते थे। तो ऐसा ही अकाल जो था, ऐसा ही फेमिन जो था, ऐसे बहुत सारे अकाल पड़े हैं, लेकिन बंगाल का फेमिन जो था वो बहुत लोगों ने उसके बारे में चर्चा की थी, और कहते हैं कि जो हड्डियां जो थी, लोगों के मरे हुए हड्डियां जो थी वो दिल्ली तक आते आते दिखाई देती थी, कि क्योंकि लोग माइग्रेट कर रहे थे लेकिन रास्ते में ही मर रहे थे। तो जितना डिजास्टर्स जो था वह फेमिन था बंगाल का, तो 1940 में आया था। और उस वक्त सरकार, जो उस समय की सरकार थी, इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी, उसने राशनिंग शुरू करी थी, यानी कि कंट्रोल रेट पे डिस्ट्रीब्यूट अनाज को किया जा रहा था। उसके बाद 1960 में कुछ चेंजेस इसमें कर दिए गए। उसके बाद 1970 में क्या किया गया, 1970 में हमारा देश आजाद हो गया था। हमारे देश में उस समय बहुत ज्यादा गरीबी थी, अनाज की बहुत कमी थी, और अनाज की कमी को पूरा करने के लिए हम इंपोर्ट भी कर रहे थे। और अनाज की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, आपको पता ही होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो भी हम लोग लेके आए थे। तो उसी समय दौरान हम लोगों ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वो शुरू किया था, जिसे पीडीएस बोलते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे मैंने जो लिखा है, अप टू 1940 यूनिवर्सल था। कोई भी आए भाई, अपना अनाज जो है वो कंट्रोल रेट पे लेके जा सकता है। 1992 में कुछ बैकवर्ड ब्लॉक्स जो थे उसको भी देने के लिए कहा गया। बैकवर्ड ब्लॉक्स जो है हमारी कुछ, देखो, एक विलेज होता है, विलेज के ऊपर ब्लॉक होता है, ठीक। विलेज एक छोटी इकाई है, कुछ विलेजेस को मिला के ब्लॉक होता है,
ठीक। तो ब्लॉक, कुछ बैकवर्ड ब्लॉक्स जो थे वो उसको किया गया था कि बैकवर्ड ब्लॉक्स में देना है। जैसे अब मैं कुछ माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहां पे भी कुछ बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, बहुत गरीबी है। कुछ ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे भी बहुत बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं। अब कालाहांडी का एग्जांपल देख लो, या तेलंगाना में कुछ एरियाज देख लो, या आंध्रा में कुछ एरिया देख लो, ट्राइबल एरिया, बहुत बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं। तो उनको टारगेट किया गया था 1992 में। उसके बाद 97 में फिर आगे इसमें कुछ चेंजेस आए जिसमें कहा गया कि सारे ही गरीब, ये नहीं देखना कि भी बैकवर्ड एरियाज के हैं कहाँ के हैं, तो सभी गरीबों को दे दिया गया। और 2000 में अन्नपूर्णा स्कीम जो थी वो करी गई। अन्नपूर्णा स्कीम जो थी उसमें बहुत 65 साल के जो लोग थे या फिर बहुत गरीब लोग जो थे उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 2002 में अंत्योदय अन्न योजना आई। अंत्योदय का मैंने मतलब बताया कि जो अंत पे रहते हैं, एकदम अंत पे, जो बहुत गरीब हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं है। अब ये जो अगर देखा जाए, अगर मान लो वो वही वाली एग्जांपल आ जाती, हैंडीकैप लोग हो जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, विधवा औरतें होती हैं, जो सोसाइटी के एकदम हाशिया पे हैं, वो लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू करी गई। और फिर उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, और इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने ये कहा कि हर बंदे को ये एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी जो है वो फूड की करवाई जाएगी, कंट्रोल और रीजनेबल रेट्स पे करवाई जाएगी। ये आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा मोटिव क्या जानने का है, हमें ये देखना है राशनिंग का मतलब क्या है, हमें ये देखना है कब से शुरू हुआ, हमें ये देखना है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वो 1970 में आया, और कैसे कैसे इसमें कुछ कुछ बदलाव आते गए। ये बदलाव आगे जाके आप और ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको माइंड में ये बदलाव रखने हैं। हर चीज का मतलब बताया जाएगा। बैकवर्ड ब्लॉक्स में कौन कौन से एरियाज आते हैं ये भी हम बताएंगे। अन्नपूर्णा स्कीम में क्या क्या चीजें आगे प्रोविजन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या बोलता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि फिलहाल लिमिट जो है हमारी इतनी ही है, ठीक है। आगे चले बेटे। हाँ साजिद, सम्यक, यस। शॉर्टकमिंग्स ऑफ पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तुम लोग अगर कोई गांव से हो तो पता चलेगा कि राशन कार्ड बने होते थे लोगों के, और राशन कार्ड से वो राशन की दुकानों पे लेने जाते। कई फिल्मों में भी ये सारी चीजें दिखाई हैं। तो राशन कार्ड के थ्रू वो राशन की दुकानों पे जाते हैं, और राशन कार्ड जो राशन वाला डिपो होल्डर है वो बोलता भी है नहीं, अनाज आया ही नहीं। वो क्या करते थे, अनाज गरीबों को देने की बजाय वो मार्केट में बेच दिया करते थे। अनाज तो आया ही नहीं, सरकार की तरफ से नहीं आया। अब गरीब कहाँ जाएगा सरकार के पास ये पता करने के लिए कि सरकार ने अनाज बेचा है। उस समय तो इतना डेवलपमेंट भी नहीं था चीजों को लेके। तो क्या हुआ है कि पीडीएस सिस्टम की अपनी कुछ शॉर्टकमिंग है, कर तो दिया। अब ये है कि फूड का वेस्टेज बहुत होता है, हंगर अभी भी है। उसने कहा कि इतना तुम लोगों ने 1970 से पीडीएस सिस्टम लॉन्च कर दिया, लोग तो अभी भी भूखे मर रहे हैं, हंगर अभी भी है। हाई कैरिंग कॉस्ट, एफसीआई जो है, एफसीआई के गोडाउन जो है बहुत बड़े बड़े गोडाउन है। अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो आपको हर जगह पे एफसीआई के गोडाउन दिख जाएंगे, बस के रूट्स में भी आपको दिख जाएंगे। तो बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, वहां पे अनाज कई बार खराब होता रहता है, गरीबों में बांटा भी नहीं जाता क्योंकि उनको बांटने की कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाती है। तो इस वजह से वो वहीं पे सड़ता रहता है। तो ये है, वेस्टेज हो रहा है, फूड का वेस्टेज होता है। प्रेशर फ्रॉम फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अब जो स्टेट्स फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करती हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वो वेस्टर्न यूपी का एरिया हो, ये एरिया सबसे ज्यादा फूड का जो है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो उनके ऊपर प्रेशर भी है, सरकार पे प्रेशर है कि हमने अब इसका प्रोडक्शन किया है, व्हीट का प्रोडक्शन किया है, राइस का प्रोडक्शन किया है, तो सरकार को इसको उठाना ही पड़ेगा। तो सरकार पे हमेशा प्रेशर रहता है क्योंकि सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो अनाज को प्रोक्योर करना होता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें पीडीएस सिस्टम, क्योंकि वो पीडीएस सिस्टम को बनाने के लिए उनसे प्रोक्योर करती है, तो ये माना जाता है कि पीडीएस सिस्टम जो है वो बेकार है भाई, क्योंकि ये तो एक तरीके से प्रेशर है लगातार। जो पंजाब के या हरियाणा के या वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं, जो फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, वो प्रेशर बना के रखती हैं सरकार पे कि हमारा जो अनाज है वो एमएसपी पे उठाओ। और इस वजह से ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो एक प्रेशराइज सिस्टम है, इसको हटाना चाहिए। करप्शन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया,
कि भाई अनाज आता है, डिपो होल्डर कहता है कि भाई हमारे पास तो है नहीं, मार्केट में भेज देता है। लैंड डाइवर्ट फ्रॉम द कोर्स ग्रेन। अब क्या है, लगातार कोर्स ग्रेन में क्या है, बाजरा, मिलेट जिसे बोलते हैं, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया। अब कौन खाता है इसे? अब वो ये खाते हैं जो डायबिटीज वाले होते हैं, भाई बाजरा खा लो डायबिटीज के कंट्रोल के लिए, और नहीं कोई खाता। सब जगह तुम लोगों का, अगर नॉर्थ इंडिया की बात अगर हम करें, नॉर्थ इंडिया में एमपी तक सभी स्टेट जो हैं ज्यादातर, इधर बिहार, ईस्टर्न यूपी और बिहार की अगर हम बात छोड़ दें तो इधर का एरिया जो है जो ज्यादातर वीट ही खा रहा है। और इवन अभी वीट इतना ज्यादा आगे आगे पेनिट्रेट करता जा रहा है कि पहले राजस्थान में बाजरे की रोटी खाई जाती थी, महाराष्ट्र में लोग ज्वार खाते थे, अब कोई नहीं खाता। कर्नाटक में भी ज्वार खाते थे, उनका स्टेप फूड वही था। लेकिन अब क्या है, या तो राइस खाएंगे या वीट खाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा ज्वार, बाजरा और रागी जो है, जो ऐसे कोर्स ग्रेन है, जो मिलेट ग्रेन्स हैं, उसका एरिया जो है वो लगातार कम होते जा रहा है। लेकिन हालांकि ये न्यूट्रिशियस फूड है और अभी शायद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिया है इसको करने का, और इसके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक भी निकल रहे हैं। लगातार जब हम लैंड डाइवर्ट हो रही ना, लगातार एक ही जगह पे हम वीट को उगा रहे हैं, राइस को उगा रहे हैं, उसके बहुत सारे नेगेटिव भी हैं, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो ये लैंड जो है लगातार डाइवर्ट हो रही है, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बच्चे, हर चीज का एक मतलब है। अगर ये इन्वायरमेंटल इश्यूज में ओवर यूज लिखा है ना, तो इसका भी एक मतलब है, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको सिंपल हो समझना है, ओवर यूज का मतलब क्या है, भाई ज्यादा यूज कर देना, जितना यूज होना चाहिए उससे ज्यादा कर देना। अब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसका लगातार कितना यूज हम कर रहे हैं। पानी जो है, आप लोगों ने देखा होगा, लगातार पानी का कंजम्पशन करते 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 क्या हो रहा है, उसका लेवल बहुत डाउन जा रहा है। गांव के जो लोग हैं उनको पता है कि पहले कितने मीटर पे आप खुदाई पे पानी मिल जाता था, अब तो बहुत गहरा जाने पर पानी मिलता है। तो लगातार पानी का लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। किसी भी चीज पे तुम लोग इस चीज को लागू कर सकते हो, सिर्फ पानी की बात नहीं, हर चीज पे। चाहे तुम फिशिंग पे ही कर लो, समंदर में जो है फिशरी जो है लगातार एक्सप्लॉइट हो रही है, हमें पता ही नहीं, हमें लगता है समंदर में बहुत मच्छियां जो है ना वो ऐसे घूम रही है इतनी, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि हम वक्त ही नहीं दे रहे उसको दोबारा पैदा होने के लिए। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम एक पौधे को बड़ा होने ही नहीं दे रहे। हम पेड़ तो काटे जा रहे हैं, लेकिन उतने पेड़ हम लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि एक पेड़ को तो हमने फट से काट लिया, फिशरी है उसके रिसोर्स को फट से हमने यूज कर लिया, पानी का मोटर का बटन दबाया, फट से हमने यूज कर लिया, लेकिन उसको भरने के लिए दोबारा उतने ही लेवल तक आने के लिए करोड़ों हजारों साल उस चीज को लग जाते हैं। तो वो जो है हम नेचर को एक मौका नहीं दे रहे, हर चीज का ओवर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जब हम पीडीएस सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो मेजर ओवर यूज हो रहा है वो वाटर रिसोर्सेज का हो रहा है, लैंड रिसोर्सेज का हो रहा है। लगातार मिट्टी जो है, हमारी लैंड जो है वो बंजर बन रही है। क्यों बंजर बन रही है, क्यों हमारा लैंड जो है उसका डेजर्टिफिकेशन क्यों हुए जा रहा है लगातार, ये सारी चीजें हम इन्वायरमेंटल इश्यूज में पढ़ेंगे। वाटर रिसोर्सेज आपको पता है, जो लोग गांव से होंगे या जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, राइस कल्टीवेशन के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सारी चीजों की वजह से ओवर यूज हो रहा है, और ये पीडीएस के लिए बोलते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे चले साथ। हाँ जी बेटे, बताओ, कुछ क्वेश्चन है तो समझ आया? यस मैम। कुछ नहीं, वो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आगे आपको लिखने में काम आएंगी। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना कि हाँ भाई ये तो आता है, उसको अच्छे से लिख के देखो, अच्छे से याद करो। अगर मैंने कहा है, देखो हमने पहले वर्चुअस साइकिल की बात करी थी, वर्चुअस साइकिल का मतलब पता होना चाहिए, ये वर्चुअस साइकिल है, तो उस तरीके से स्टडी करनी कि वर्चुअस साइकिल, साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या है, वर्चुअस साइकिल क्या है, एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस शब्द का मतलब। अब मैंने ओवर यूज कहा, तो ओवर यूज का एनवायरमेंटल इश्यूज में हम मतलब पढ़ेंगे। वाटर स्कार्सिटी क्या है उसका मतलब पढ़ेंगे, वाटर टेबल क्या है उसका मतलब पढ़ेंगे, लैंड जो है,
लैंड रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है, उसके क्या इंपैक्ट हो रहे हैं वो पढ़ेंगे, और लैंड भी पढ़ेंगे कि लैंड क्या है। तो ये छोटे छोटे शब्द जो हैं इनको आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, इसीलिए इस तरीके का चार्ट बनाया है ताकि तुम लोगों को मेमोराइज करने में आसान रहे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है बच्चे, देखो, विच अमंग द फॉलोइंग सोशल ग्रुप इज वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग सोशल ग्रुप इज वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। मैम शेड्यूल कास्ट। गुड। अच्छा, when a person considered under below poverty line, when a person considered under below poverty line, consumption level falls below 2400 calories, monthly income below 4080 per month, unable to open bank account, weak and easy to hurt emotionally and physically. सी ऑप्शन। 1 and 2, right? What is food security? Food within reach of every poor, enough money to buy safe food, stock in granaries, surplus food for production. मैम ऑल आर करेक्ट। Good, very good. What is buffer stock? Wheat and rice procured by Government of India, food grains procured by FCI, food grains procured by FCI at MSP, stock with the buffer. सी ऑप्शन। Good. ठीक है, तो आज के लिए साजिद, अमित आप लाइन पे हो? शायद है नहीं। आपके लिए इतना ही करते हैं। कल हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का एनसीईआरटी हम लोग शुरू करेंगे, और 9th क्लास की एनसीईआरटी आपने थॉरली पढ़नी है, और उसमें से कुछ भी आपको समस्या आए, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लो। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने हर पॉइंट जो है वो आपको इसी तरीके से बना के दिया है, तो आपको फाइनल मेमोराइजेशन में भी बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, थैंक यू।